हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के क्षितिज बैच में। और मेरा नाम है डॉक्टर आशीष। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन का थर्ड लेक्चर। और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड स्पेशिएशन। तो ये वाले टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड स्पेशिएशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे दैट इज स्पेशिएशन, कि स्पेशिएशन क्या होता है और कुछ इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो स्पेशिएशन को इफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे। तो मेन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर जो मेन टॉपिक्स होने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंडर आते हैं ये वाले टॉपिक। फर्स्ट वन इज द एलील फ्रीक्वेंसीज। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का टॉपिक है कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जेनेटिक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हार्डी विनबर्ग लॉ सेकंड टॉपिक, ये भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के में ही आता है। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, और कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी फोर्सेज जो हेल्प करते हैं स्पीसीज की फॉर्मेशन में, वो सारे आज की हम क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं और हम कुछ टर्म्स, सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तो यहां मेन टॉपिक में लिख देता हूं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है, ये हो गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसमें जो टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, उन टर्म में से जो मेन टर्म है दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म है वो है पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट इज ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं मान के चलूं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, दिस वन इज ए पर्टिकुलर एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ये किसी स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सॉरी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर टाइम इन एन एरिया। और हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, किसी स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया, in a particular area at a particular time, at a particular time। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डीम। द नेक्स्ट टर्म इज डीम, DEMES, ठीक है। डीम्स, डीम्स क्या डीम्स किसको बोलते हैं, जैसे डीम्स की बात करें, मान लो एक ये पॉपुलेशन है और एक ये पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है यहां पे, और ये सेम स्पीसीज के कुछ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में हैं और उसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में हैं। दो अलग अलग पॉपुलेशन है,
दीज आर पार्शली आइसोलेटेड, ठीक है, पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। और ये क्या है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, इंटर ब्रीडिंग, लेकिन पार्शली आइसोलेटेड, पार्शली आइसोलेटेड, ठीक है। दीज आर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन पार्शली आइसोलेटेड, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हैं लेकिन वो क्या कर रही है, आपस में इंटरब्रीडिंग कर रही है। तो इनको हम सब पॉपुलेशन बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, सब पॉपुलेशंस भी बोलते हैं। तो डीम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ग्रुप ऑफ partially isolated interbreeding populations, उन पॉपुलेशंस को बोला जाता है डीम्स, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया और क्या हो गया, डीम्स हो गया। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। द नेक्स्ट टर्म इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन की बात हो गई और उसकी सब पॉपुलेशंस की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये वाला जो मेन टॉपिक है इसका। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले यहां देखो, मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, दिस वन इज ए पॉपुलेशन, दिस वन इज ए पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, इस पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स है और उन मेंबर्स की एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है, उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज, उनकी कुछ एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं और उनकी वजह से उनकी कुछ जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। उनकी कुछ एलीलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं किसी एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के अंदर और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि एलीलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या होती है, आगे बात करेंगे। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लो कि एक पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स जो हैं या एक पॉपुलेशन के अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ चेंज आता है, इन दोनों के अंदर अगर कुछ चेंज आता है, उस चेंज की जो स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है इट मेनली स्टडी, ठीक है, ये क्या करता है, स्टडी करता है। इट मेनली स्टडी द चेंज in genotypic and allelic frequencies in the members of a population, कि किसी पॉपुलेशन के अंदर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज के अंदर कुछ अगर चेंज आए हैं तो उनकी जो स्टडी करता है दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। या हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स मेनली स्टडी द चेंज विच हैपन्स इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स देख लिया हमने। अब इसके बाद क्या आता है, एलील फ्रीक्वेंसीज। एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम इसमें एलील फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और हम बोलेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है।
तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अगर हम पर्टिकुलर ट्रेट की बात करें, ट्रेट मतलब करेक्टर, एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है कोई जीन। ठीक है, ए पर्टिकुलर ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन, और उस जीन के कुछ एलील्स हो सकते हैं। ठीक है, उस जीन के कुछ एलील्स हो सकते हैं, और एलील्स होते हैं किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। सपोज करो कि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर है, उसका एक तो एलील है ये डोमिनेंट एलील, और दूसरा है स्मॉल ए। डोमिनेंट एंड रेसेसिव, दोनों एलील जो मिलके किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दीज आर द एलील्स ऑफ दैट कैरेक्टर, ऑफ दैट ट्रेट। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, किसी एलील की फ्रीक्वेंसी वो होती है कि उस एलील का एक्सटेंट कहां पे? उस पॉपुलेशन के अंदर। द एक्सटेंट ऑफ एन एलील इन द पॉपुलेशन। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द एक्सटेंट ऑफ एन एलील इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी, कि कोई पर्टिकुलर एलील उस पॉपुलेशन के अंदर कितने एक्सटेंट तक प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। अब एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है उनका कैलकुलेशन किया जाता है। उसका क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। और उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उससे पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है जीन पुल। वन मोर टर्म, दैट इज जीन पुल। कि एक जीन पुल क्या होता है? जीन पुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलील्स इन ए पॉपुलेशन। या हम जीन पुल को और सिंप्लीफाइड कर दें, the complete set of genetic information, the complete set of genetic information in a population, the complete set of genetic information in a population, उसको बोलना चाहेगा उस population का gene pool। The gene pool of a population is defined as the complete set of genetic information in a population। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर जीन्स भी आ जाएंगे प्लस उनके एलील्स भी आ जाएंगे। जीन्स भी आ जाएंगे और उनके एलील्स भी आ जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? किसी पॉपुलेशन का जीन पुल। ये क्या बनाएंगे? किसी पॉपुलेशन का जीन पुल। जीन्स प्लस एलील्स उस पॉपुलेशन के अंदर क्या बनाते हैं? जीन पुल बनाते हैं। तो ये हो गया जीन पुल। एलील फ्रीक्वेंसी देख ली हमने। एलीलिक फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जीन पुल क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां मेंशन कर देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज। कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी, कि एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स। ठीक है, वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? 200 इंडिविजुअल्स। इस पार्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज होता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वो यहीं से ही अराइज होता है।
मान के चलें कि हमारे पास क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, एक पॉपुलेशन के 200 इंडिविजुअल्स हैं, और उसमें जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप किसका, इंडिविजुअल्स का, मान के चलो, और 200 इंडिविजुअल्स के अंदर एक ट्रेट है, कोई कैरेक्टर है, या मैं यहां मेंशन कर देता हूं ट्रेट, उनके अंदर एक ट्रेट है, उसको कंट्रोल कर रहा है एक तो एलील ए और दूसरा एलील स्मॉल ए, वन इज डोमिनेंट एलील एंड वन इज रेसेसिव एलील। तो अब हम यहां देखेंगे कि इसकी जीनोटाइप जो है इंडिविजुअल्स की, वो ए जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल जो हैं वो मान के चलो कि 114 है। ये क्या हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये वाले इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप जो है वो मान के चलो 76, और स्मॉल ए, इन जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10। तो टोटल हो गए 200 इंडिविजुअल्स, इनकी जीनोटाइप, इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स हैं 114, इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स हैं 76, और होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स हैं 10। ओके, इतना क्लियर है, ये सब हो गया। अब हमें क्या देखना है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो दो एलील्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, उन एलील्स की हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे उस पॉपुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले कुछ चीजें यहां देख लेते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर, सेम पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल इंडिविजुअल्स जो हैं वो है 200। इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं वो है 200, और तो टोटल एलील्स क्या कितने हो जाएंगे, टोटल एलील्स, और ये एलील्स जो हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए है, एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए ये एलील है जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एलील्स हो गए इसके अंदर 2 × 200, तो ये कितना हो गया 400 टोटल एलील्स। इस पॉपुलेशन के अंदर एलील्स कितने हो गए 400। 400 क्यों हो गए, क्योंकि हमारा जो ट्रेट है इस पॉपुलेशन के अंदर उसको केवल दो एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो स्मॉल ए, दूसरा कैपिटल ए, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव दो एलील्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट है ऑटोसोम्स के ऊपर। ये स्पेसिफिक कंडीशंस है कि ये एलील्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, और एक सिंगल, केवल एक पर्टिकुलर एक ही ट्रेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। तो इतना क्लियर हो गया कि उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो है वो है 400 एलील्स। तो अगर हम बात करें कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी किस किस की निकालनी है, एक तो एलील ए की निकालनी है, एक तो डोमिनेंट ए और दूसरा रेसेसिव ए, इनकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एफ और ए की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स divided by total number of alleles in that population।
ओके, टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन दैट पॉपुलेशन। तो हमें यह बात तो पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलील्स उस पॉपुलेशन के अंदर है 400 एलील्स, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो थे वो थे 200। तो एलील्स कितने हो गए? एलील्स हो गए 400। हमें एक चीज पता है कि एलील्स इसके अंदर 400 है, लेकिन अब हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं नंबर ऑफ ए एलील्स, कि ए एलील्स का नंबर कितना है इस पॉपुलेशन के अंदर। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल ए वाला जो एलील है, जिसको हम डोमिनेंट ए बोल रहे हैं, उसका नंबर एक तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इस जीनोटाइप के अंदर प्रेजेंट है वो, और एक वो इस जीनोटाइप के अंदर प्रेजेंट है। और इस जीनोटाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं 114। तो 114 इंडिविजुअल्स के अंदर ये वाले एलील्स डबल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ ए एलील्स जो है उसको हम कैसे निकालेंगे कि 2 इंटू नंबर ऑफ दिस जीनोटाइप के इंडिविजुअल प्लस नंबर ऑफ दिस एंड दिस जीनोटाइप का इंडिविजुअल। ठीक है, नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन दैट पॉपुलेशन। एक चीज और मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे कि हम इस वाले एलील को, कौन से को, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से, और इसको डिनोट किया जाता है Q से। जैसा कि तुम जेनेटिक्स में पढ़ते आ रहे हो, द डोमिनेंट एलील इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड द रेसेसिव एलील इज डिनोटेड बाय स्मॉल q। तो ये यहां से हो गया। तो नंबर ऑफ ए वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं? 114। नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही मेंशन कर देता हूं कि नंबर ऑफ ए वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो है 2 इंटू 114 प्लस नंबर ऑफ ये वाले, ये कितने हैं? ये हैं 76 और डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400। तो ये वैल्यू जो है वो आएगी 228 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 400, ये आ जाएगी वैल्यू। आगे की तरफ जाएंगे तो इसको फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो फर्दर 304 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 0.76। तो ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? वो आती है 0.76। और अगर हम बात करें कि स्मॉल ए वाला जो एलील है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील, और इसको डिनोट कर सकते हैं हम ऐसे, और ये क्या है, इसको हम Q से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम Q से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। तो एलील्स का नंबर कितना था पॉपुलेशन के अंदर? ये तो हमें पता है 400 था, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है
ये कितनी थी? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ये था हमारे पास 76 प्लस नंबर ऑफ होमोजाइगस ए ये था हमारे पास 10, तो 2 इंटू 10, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर जो स्मॉल ए एलील्स है वो डबल है, एक इंडिविजुअल के अंदर वो 2 एलील्स प्रेजेंट है, 10 के अंदर होंगे 20, तो ये हो गया। इसके जो कैलकुलेशन हम फर्दर करेंगे दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 400, 96 डिवाइडेड बाय 400, और इसकी जो वैल्यू आएगी इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं दैट इज 0.24, 0.24। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव या स्मॉल ए ये कितनी आ गई हमारे पास 0.24, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जो है ये हमारे पास कितनी आ जाती 0.76। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा इस साइड में देख लेते हैं। इस साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज की, किसी एलील की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई एलील है और उसकी हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है वो वैल्यू। किसी एलील की फ्रीक्वेंसी का मतलब 1, अगर एक एलील की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है इसका मतलब पॉपुलेशन के अंदर वो एलील जो है वो फिक्स हो चुका है। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब पॉपुलेशन के अंदर से वो एलील जो है वो लॉस्ट हो चुका है, उस जीन पूल से वो एलील जो है वो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो है जैसे हम डिनोट करते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो 2 एलील्स होते हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है वो आता है क्या 1। तो एक चीज हम यहां कर सकते हैं, सपोज करो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन के अंदर जैसे एक तो एलील है एक्स और दूसरा एलील है स्मॉल एक्स, वन इज कैपिटल एक्स एंड वन इज स्मॉल एक्स। किसी क्वेश्चन में तुम बोला जाए कि एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर जो एक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.83, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एक्स इज 0.83, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, ये गिवन नहीं है। तो इस फॉर्मूला से जो है वो हम ये निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, क्योंकि P प्लस क्यू जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है ये वैल्यू, हमारे पास P की वैल्यू जो है वो गिवन है, हमें निकालनी क्या है Q की वैल्यू। और उसको कैसे निकाल देंगे, P की वैल्यू यहां पे रख दो 0.83 प्लस Q की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 1, Q इधर रह गया इज इक्वल टू 1 माइनस 0.83, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.17। तो इस पॉपुलेशन के अंदर Q की जो वैल्यू है वो आएगी 0.17, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ये पार्ट है। एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर। एक और भी मेथड है लेकिन उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो मेथड अभी बताया है मैंने, दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का ये बेस्ट मेथड है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग हार्डी विनबर्ग लॉ या फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हार्डी विनबर्ग लॉ। नेक्स्ट वन इज हार्डी विनबर्ग लॉ।
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो हमें क्या बताता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन, किस किस का रिलेशन बताता है ये, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीन फ्रीक्वेंसी, एंड जीन फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में रिलेशन जो है वो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो बताता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीन फ्रीक्वेंसीज एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसीज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, वो ऐसा भी बताता है। तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो इंडिपेंडेंटली दो लोगों ने दिया था। फर्स्ट वन जो थे दैट वाज GH हार्डी, फर्स्ट वन वाज GH हार्डी एंड सेकेंड वन वर W विनबर्ग, GH हार्डी एंड W विनबर्ग, इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस लॉ को दिया था और ये थे मैथमेटिशियन और ये थे जर्मन फिजिशियन, ठीक है, ये थे मैथमेटिशियन और ये थे फिजिशियन, ये जर्मन से थे, ये थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ये जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक लॉ दिया और बोला कि हम लोग जो है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रिलेशन बताया। और वो रिलेशन कैसे बताया, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या था। तो इसके 3 पॉइंट्स थे हार्डी विनबर्ग लॉ के। फर्स्ट वाज एलिलिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट पॉइंट जो था इसका क्या था, वो था एलिलिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड पॉइंट जो था इसका दैट वाज फिनोटाइप या फिनोटिपिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वन इज एलिलिक इक्विलिब्रियम, सेकंड वाज फिनोटिपिक इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट था दैट इज न्यूट्रल जेनेटिक ये जो है दैट इज, ये फिनोटाइप नहीं आएगा, ये आएगा जीनोटाइप, दैट इज जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम। दिस वन इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और थर्ड पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एलिलिक इक्विलिब्रियम और जेनेटिक या जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन्होंने बोला कि अगर एक पॉपुलेशन है, इन्होंने बोला कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ जीन फ्रीक्वेंसी जो है और वो पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, वो पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग करती है, ठीक है, वो पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, वो पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग करती है और वो पॉपुलेशन जो है वो एक मेंडेलियन पॉपुलेशन है, वो एक क्या है, मेंडेलियन पॉपुलेशन है। तो इन्होंने बोला कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहेगी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो चेंज नहीं होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर उस पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दिस वाज द एलिलिक इक्विलिब्रियम।
जेनेटिक इक्विलिब्रियम में इन्होंने क्या बताया कि इसी सेम पॉपुलेशन के अंदर हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो इन्होंने बताया कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, कि अगर पॉपुलेशन के अंदर 2 एलील्स हैं तो उन एलील्स के कॉम्बिनेशन से जो जीनोटाइप्स बनेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इन्होंने उसको डिनोट किया p² प्लस 2pq प्लस q²। तो ऐसे जो है हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। p² प्लस 2pq प्लस q²। अब हम ये देखेंगे कि ये डेविएशन कैसे हुआ, कि ये जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे अराइज हुई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन जो है वो डेविएट कर गई है, इफ ए पॉपुलेशन इज डेविएटेड फ्रॉम हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन, या फिर मैं बोलूं हार्डी-विनबर्ग लॉ, या फिर मैं बोलूं कि अगर इस पॉपुलेशन के अंदर कोई एलिलिक चेंज आया है, कोई थोड़ा सा चेंज आया है इसके अंदर, उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है अगर इस पॉपुलेशन के अंदर, और ये पॉपुलेशन अगर दोबारा से रैंडम मेटिंग करेगी, अगर वो पॉपुलेशन मेटिंग करेगी तो उस पॉपुलेशन के अंदर वो एलील्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे, वो पॉपुलेशन जो है वो वापस हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट्स थे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के, वो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के, या हार्डी-विनबर्ग लॉ हम बोल सकते हैं कि एलिलिक इक्विलिब्रियम जो है कोई एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, इन ए लार्ज random mating Mendelian population, the allelic frequency will not change from the generation to generation or from one generation to the next generation. Second point is genetic equilibrium. So we can calculate the genotype frequency in a population from the allelic frequency by this equation. इस इक्वेशन से हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसी पॉपुलेशन की। और दूसरा, इफ ए पॉपुलेशन इज डेविएटेड फ्रॉम हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन एंड इफ देयर इज ए रैंडम मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, द एलिलिक फ्रीक्वेंसी which was deviated will be restored in single generation. अब देखते हैं कि ये जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी से ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलो कि एक ये एलील है पी एलील, जिसको हम लिख देते हैं ए। ठीक है, एक एलील है ए, यहीं से देखो इसको हम यहां मेंशन करेंगे कि ये डेविएशन कैसे हुआ। मान लो एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी मेल के पास इक्वल चांस है कि वो किसी भी फीमेल के साथ मेटिंग करे, दैट इज रैंडम मेटिंग। ये है फ्रीक्वेंसी पी की, इसको सॉरी पी की नहीं, इसको पी से डिनोट हमने किया है। ठीक है, और स्मॉल ए को हम डिनोट करेंगे कि से स्मॉल क्यू से। मान के चलो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए ही ये क्या है, उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है। मान के चलो कि कोई मेल है, और मेल के अंदर फॉर्मेशन, और ये जो है दूसरी बात,
ये वाला जो इक्वेशन है वो ऑटोसोम्स के ऊपर जो एलील्स होते हैं उनके के लिए अप्लीकेबल होता है। एलील्स ऑन ऑटोसोम्स, एलील्स ऑन ऑटोसोम्स। तो मान लो कोई मेल है, उसके अंदर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक ऐसे गैमेट जिसके अंदर ये वाला एलील होगा, दूसरा गैमेट जिसके अंदर ये वाला एलील होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस वन इज ए स्पर्म। ये क्या है? ये एक स्पर्म है। फर्दर आगे मूव करते हैं। अब ये वाला गैमेट था, ये वाला स्पर्म था या ये वाला गैमेट था। अब ये चला गया एक एग के साथ फ्यूज करने के लिए। तो फीमेल के अंदर भी दो तरह के गैमेट बनेंगे। एक गैमेट ऐसा जिसके अंदर क्या होगा? कैपिटल ए, और एक गैमेट ऐसा जिसके अंदर क्या होगा? स्मॉल ए। एक के अंदर कैपिटल ए और दूसरे के अंदर स्मॉल ए। तो मान के चलो कि ये स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं और दो ही तरह के क्या बन रहे हैं? एग्स बन रहे हैं। तो इसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि ये जाके फ्यूज करे और इसको जो एग मिले वो मिले ये और ये। ठीक है, यहां पे भी चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। तो ये वाला जो स्पर्म है और ये वाले जो हैं, दीज आर द एग्स, दीज आर द एग्स। ये स्पर्म है, ये एग्स है। एक स्पर्म के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो कि वो दूसरे ऐसे एग के साथ कंबाइन करे जिसके अंदर एक उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का या तो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो या फिर रेसेसिव एलील प्रेजेंट हो उसके अंदर। तो अगर मान लो ये वाला और ये वाला कंबाइन होते हैं दोनों आपस में, तो बनाते हैं पी स्क्वायर। मतलब ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए, ए एंड ए। और अगर ये इसके साथ कंबाइन होता है तो ये बनाएगा पी एंड क्यू, क्योंकि अंदर इसके अंदर एक कैपिटल ए है और दूसरा स्मॉल ए है। और ये वाला जो है मैं यहां जो लिख रहा हूं, दिस वन इज द F1 जनरेशन, दिस वन इज द F1 जनरेशन। और अगर ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज किया है जिस एग के पास डोमिनेंट एलील है, तो ये बनाएगा क्या? P एंड Q, क्योंकि यहां पे भी क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल ए। और अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा क्या? ये बना देगा Q स्क्वेयर, A एंड A। तो इस तरह से हार्डी-विनबर्ग जो लॉ है उसका डेविएशन होता है, और इसको हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं। यहां पे देखो कि ये एक तो है क्या? पी स्क्वेयर प्लस ये क्या है? क्यू स्क्वेयर, और ये क्या है? पी क्यू और पी क्यू। एक पी क्यू और साथ में दूसरा पी क्यू, दैट इज 2PQ, 2P एंड Q। So this is the deviation of Hardy-Weinberg law। और अगर इसको सिंप्लीफाई और कर दें, जैसे मान लो P प्लस Q किसी इंडिविजुअल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये एलील्स प्रेजेंट है, और उन दोनों की क्या हो गई? सेल्फिंग हो गई। P प्लस क्यू स्क्वेयर दोनों की क्या हो गई? दो इंडिविजुअल्स आए जिसके अंदर P है Q है, उसकी सेल्फिंग हुई। तो सेल्फिंग से जो बनता है दैट इज ये वाला इक्वेशन, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और ये वाला जो इक्वेशन है वो अप्लीकेबल है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए ऑटोसोम्स के ऊपर। ऑटोसोम्स जो हैं उनके अंदर इसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और ये केवल ऐसे एलील्स के लिए एप्लीकेबल है जो केवल दो ही एलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। मल्टीपल एलील के लिए ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीपल एलील वाले केस में क्या होता है
मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील के केस में क्या होता है? मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स के केस में ये होता है कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक एलील है A1, एक एलील है A2 और एक एलील है A3। A1, A2, A3 इसको डिनोट कर सकते हैं P से, Q से और R से। और इनका डोमिनेंसी का जो हायरार्की है, P इज मोर डोमिनेंट देन Q, Q इज मोर डोमिनेंट देन R। इनका डोमिनेंसी का हायरार्की है ये वाला। तो इनके अंदर जो है वो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? इनके अंदर इक्वेशन हो जाएगी P प्लस Q प्लस R एंड कंप्लीट का होल स्क्वायर। अगर मल्टीपल एलील्स जो है, अगर एक ट्रेट को या एक कैरेक्टर को दो से ज्यादा एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये इक्वेशन हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस PQ प्लस PR प्लस QR। ये जो है ये इनके लिए क्या हो जाएगा? ये उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी। सो दिस वन इज द हार्डी-विनबर्ग लॉ। मल्टीपल एलील्स के लिए इक्वेशन हो गई, और दूसरा किसके लिए इक्वेशन हो गई? जैसे मान लो कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन है जिससे हम मल्टीपल एलिस जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट पे आता है, हार्डी-विनबर्ग जो लॉ है वो कुछ अजम्पशंस फॉलो करता है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलोज सम अजम्पशंस, ठीक है। कौन? हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो कुछ अजम्पशंस फॉलो करता है, और उन अजम्पशंस में क्या है? एक तो सबसे पहले उस पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? वो बहुत बड़ा होना चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा, नो माइग्रेशन, उस पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। और माइग्रेशन का मतलब दोनों चीजों से है, एक तो एमिग्रेशन और दूसरा इमिग्रेशन। ना तो उसके अंदर कोई इंडिविजुअल आने चाहिए, ना उस पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल बाहर जाने चाहिए। और इस पॉपुलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? नो नेचुरल सिलेक्शन, उसके अंदर कोई नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके पॉपुलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? उस पॉपुलेशन के अंदर होना चाहिए रैंडम मेटिंग। उस पॉपुलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग उस पॉपुलेशन के अंदर होना चाहिए। रैंडम मेटिंग में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांस होना चाहिए, मेल और फीमेल के ऊपर के साथ उन दोनों के पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो किसी भी दूसरे मेल्स और फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सके। दैट इज द रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग हो गई। एक और तरह की मेटिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है? असोर्टेटिव मेटिंग। असोर्टेटिव मेटिंग, ठीक है। असोर्टेटिव मेटिंग के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप का सिलेक्शन करते हैं,
individuals selects a particular phenotype, अगर कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को जो है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं मेटिंग के लिए, उस तरह की मेटिंग को बोला जाता है असोर्टेटिव मेटिंग। और असोर्टेटिव मेटिंग जो है वो भी दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। ये भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव में जो इंडिविजुअल्स जो फिनोटाइप को सेलेक्ट करते हैं वो सिमिलर फिनोटाइप होती है, फिनोटाइप इज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर फिनोटाइप को वो सेलेक्ट करते हैं मेटिंग के लिए। और नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग के अंदर जो सेलेक्ट की जाती है फिनोटाइप वो होती है डिफरेंट फिनोटाइप, डिफरेंट फिनोटाइप, उसको वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया असोर्टेटिव मेटिंग कि एक तो होता है रैंडम मेटिंग कि किसी भी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांस होता है कि किसी भी दूसरे सेक्स के इंडिविजुअल्स के साथ वो मेटिंग कर सके। और दूसरा होता है असोर्टेटिव मेटिंग, इसके अंदर इंडिविजुअल क्या करता है एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को सेलेक्ट करता है मेटिंग करने के लिए। और इसमें और क्या होता है, दो टर्म्स और आते हैं, एक तो आउटब्रीडिंग और दूसरा क्या होता है इनब्रीडिंग। दो टर्म्स होती है जिसमें से एक को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग और दूसरी को बोलते हैं हम क्या इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो डिस्टेंटली रिलेटेड पॉपुलेशन के साथ मेटिंग कर रहे हो, दैट इज आउट ब्रीडिंग। सपोज करो डिफरेंट जो वेराइटीज जो हैं, वेराइटीज किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी डेवलप की जाती है आउट ब्रीडिंग कि एक ब्रीड के इंडिविजुअल और दूसरी ब्रीड के इंडिविजुअल जो है उनकी मेटिंग करवाई जाती है और वो जो ब्रीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनको बोलता है आउट ब्रीडिंग। और इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जो मेटिंग होती है दैट इज इन ब्रीडिंग, या उनके बीच में जो ब्रीडिंग होती है दैट इज इन ब्रीडिंग, उसको क्या बोला जाता है इन ब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स आती हैं, एक तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, इस तरह की कुछ टर्म्स आती हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, ठीक है, ये क्या हो गया इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में ये तो पता चल गया कि एक छोटी सी पॉपुलेशन होती है, इसके इंडिविजुअल्स जो है वो आपस में ही ब्रीड कर लेते हैं, वो आपस में मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है इनब्रीडिंग। जब इंडिविजुअल्स आपस में मेटिंग कर लेते हैं एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर और क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, दैट इज इनब्रीडिंग। एक और टर्म होती है दैट इज इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। एक तो इनब्रीडिंग जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा देखा जाता है, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा ये हेल्पफुल होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसमें ये हेल्प करता है। और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जो है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और इसको लिखा जाता है 2pq
माइनस एच डिवाइडेड बाय 2pq। ठीक है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम यहां से देख लेते हैं कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जो होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि किसी पॉपुलेशन के अंदर या किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स के अंदर दो एलील्स हैं और वो उस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उस पॉपुलेशन के अंदर आए, तो उन एलील्स का लिंक जो है वो किसी एक ही एंसेस्टर से है या नहीं, कि दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलील्स, it is the probability of two alleles in the members of a population to be descended from the same ancestor। जैसे मान के चलो कि ये दो एलील हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, और ये दो एलील जो हैं ये एंसेस्टर से ही आए हैं या एंसेस्टर से ही नहीं आए हैं। अगर एंसेस्टर से ही आए हैं इसका मतलब इनके अंदर इनब्रीडिंग हुई है, इनब्रीडिंग की हुई है, उसकी वजह से क्या है कि कुछ एलील्स जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो करने लग गए उस पॉपुलेशन के अंदर। और यहां से अगर हम बात करें तो 2pq जो है 2pq ये है एक्सपेक्टेड, ये क्या है 2pq जो है उस पॉपुलेशन के अंदर एक्सपेक्टेड जीनोटाइप है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जीनोटाइप है, और h जो है वो उस पॉपुलेशन के अंदर एक्चुअल जीनोटाइप है, एक्चुअल जीनोटाइप, कि हमें एक्चुअल जीनोटाइप जो मिल रहा है उस पॉपुलेशन के अंदर वो क्या है, और हम हार्डी विनबर्ग लॉ से जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में। द वैल्यू ऑफ इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इज बिटवीन 0 to 1। और अगर पॉपुलेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है, अगर पॉपुलेशन के अंदर जो ये वैल्यू आ रही है, 0 का मतलब जो है, 0 का मतलब देयर इज नो इनब्रीडिंग, उसके अंदर कोई भी इनब्रीडिंग नहीं हुई, नो इनब्रीडिंग। और 1 का मतलब कि उसके अंदर जो एलील जो है वो फिक्स हो गया है उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी हम देखेंगे कि कुछ एलील्स जो है वो फिक्स हो गए हैं। 1 का मतलब कि उसके अंदर इनब्रीडिंग हुई है, अप टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इनब्रीडिंग हुई है, और 0 का मतलब उसके अंदर कोई इनब्रीडिंग नहीं हुई है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, इनब्रीडिंग के अंदर होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और हेट्रोजाइगोसिटी जो है, हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो घटती चली जाती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि इस तरह के इंडिविजुअल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो घटते चले जाएंगे, किसमें, इनब्रीडिंग के अंदर। तो ये हो गया इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसको बोलते हैं। देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, यहां मेंशन कर देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करते हैं, दे शो इनब्रीडिंग। पहले तो वो इनब्रीडिंग कर लेते हैं, और इनब्रीडिंग करने के बाद इनके साथ क्या समस्या आती है कि कुछ इसके अंदर होमोजाइगोसिटी आने लग जाती है।
होमोजाइगोसिटी। और होमोजाइगोसिटी आने की वजह से कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर उस पॉपुलेशन के मेंबर्स का जो सर्वाइवल है उसको कम करते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग की वजह से इसमें होमोजाइगोसिटी आई, और होमोजाइगोसिटी की वजह से कुछ डिलीटेरियस एलील्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो अकुमुलेट होते हैं। और अकुमुलेट होने के बाद वो क्या करते हैं, और जब वो अकुमुलेट होते हैं तो वो डिक्रीज करते हैं क्या, सर्वाइवल। ठीक है, वो सर्वाइवल को डिक्रीज करते हैं, वो उसके रिप्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज करते हैं, या सर्वाइवल को डिक्रीज करते हैं, या उसके ऊपर कुछ मतलब ऐसे इफेक्ट शो करते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस वजह से इनब्रीडिंग की वजह से जो उसके अंदर इफेक्ट आया, नेगेटिव इफेक्ट, हम यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट, जो इनब्रीडिंग की वजह से किसी पॉपुलेशन के अंदर, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स में जो नेगेटिव इफेक्ट आया, उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक लोड। एक और टर्म होती है जिसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर, ये क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का क्या है, जीन पूल है, और जीन पूल के अंदर नंबर ऑफ हार्मफुल एलील्स। ठीक है, हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं, किसी पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर नंबर ऑफ हार्मफुल एलील्स, कि उसके अंदर कितने हार्मफुल एलील प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं उस पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड। दैट इज नोन एज जेनेटिक लोड। इतना क्लियर है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड जेनेटिक लोड। अब आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इनब्रीडिंग होती है उसकी वजह से हेट्रोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी के अंदर क्या चेंज आता है। जैसे अगर हम F1 की बात करें, ठीक है, अगर हम F1 की बात करें और इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं ये वाले, और ये दोनों के दोनों जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं या ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इनकी जो F1 प्रोजेनी आएगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो है हमारे पास वो ये हो गए, और इनकी जो F1 प्रोजेनी आएगी वो हमारे पास आएगी, जैसे मान के चलो इसको सिंप्लीफाइड कर दो, ए एंड ए, ये वाला और ये वाला। यहां से हमें नंबर क्या मिला, यहां से नंबर हमें ये मिला, कैपिटल ए टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस वन। ये तो यहां पे देखो, यहां पे क्या था, हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, यहां पे क्या था, यहां पे था हेट्रोजाइगोसिटी, कंप्लीटली यहां पे हेट्रोजाइगोसिटी था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे 1/2 1/2 क्या बचा है, हेट्रोजाइगोसिटी, और ये जो है 1/4 जो है वो क्या आता है यहां पे, होमोजाइगोसिटी। इसके अंदर से हेट्रोजाइगस के अंदर से 1/2 जो है वो खत्म होता है,
और वो होमोजाइगस के अंदर ऐड होता है 1/4 करके। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है कि अगर इनब्रीडिंग हो रही है और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जनरेशन के बाद उसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो कितनी बढ़ेगी और होमोजाइगोसिटी जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो मान के चलो कि इसी एग्जांपल को हम फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1-1/2n डिवाइडेड बाई 2। तो इतने इस कैलकुलेशन के हिसाब से होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी जो है वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन हेट्रोजाइगोसिटी जो घट रही है उसके लिए कैलकुलेशन है 1/2n। ये हो गया इसके लिए, और ये हो गया इसके लिए, और ये हो गया इसके लिए। इसको मैं p स्क्वेयर भी बोल सकता हूं, इसको मैं q स्क्वेयर भी बोल सकता हूं, इसको मैं p और q भी बोल सकता हूं। ठीक। और ये वाला जो है वो भी बढ़ता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है। मान के चलो अगर मैं बोलूं कि थर्ड जनरेशन के अंदर, और यहां n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन, और मैं बोलूं कि अगर थर्ड जनरेशन के अंदर हेट्रोजाइगस जो है वो कितना घटेगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन हो गया। मैं बोलूं कि अगर हेट्रोजाइगस जो है वो कितना घटेगा थर्ड जनरेशन पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2⁻3। तो ये हो जाएगा 1/8। ये घट के कितना हो जाएगा 1/8, और थर्ड जनरेशन पे इनका हो जाएगा 7/8, और ये भी क्या हो जाएगा 7/8। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दिस वाज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चेंज आएगा। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें स्पेशिएशन के। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज स्पेशिएशन, कि स्पीशीज की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। तो दिस वन इज द स्पेशिएशन। और स्पेशिएशन के अंदर भी एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके अंदर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो क्या होता है कि दो स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, और दोनों के दोनों जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट हैं, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही। तो हम बोलेंगे कि दैट काइंड ऑफ स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो मेनली दो टाइप्स का होता है, जिसमें से हम पहले को बोलते हैं प्रीजाइगोटिक, और दूसरे को बोला जाता है पोस्ट जाइगोटिक। प्रीजाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्शन। प्रीजाइगोटिक के अंदर क्या होता है कि जाइगोट बनने से पहले ही, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये कब काम करता है, जाइगोट के बनने से पहले ही ये वाला मैकेनिज्म काम करता है। कौन सा, प्री जाइगोटिक। और पोस्ट जाइगोटिक की बात करें, अगर हम पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म की बात करें, तो पोस्ट जाइगोटिक कब काम करता है, इट वर्क्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इट वर्क्स आफ्टर
द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बनने के बाद इसमें कुछ चीजें आती है, जैसे कि इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इसमें किस तरह के आइसोलेशन होते हैं? लाइक इकोलॉजिकल आइसोलेशन, लाइक बिहेवियरल आइसोलेशन, इसमें आते हैं इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल कि उनका जो हैबिटेट है वो दोनों का डिफरेंट है। दो स्पीसीज हैं, उन दोनों का हैबिटेट है वो क्या है? वो डिफरेंट है। एक पानी के अंदर रह रही है, एक जमीन के अंदर है। वन इज टेरेस्ट्रियल, अनदर इज मेराइन। तो एक ये हो गया इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है। दूसरा क्या होगा? बिहेवियरल। बिहेवियरल तो दोनों का जो कोर्टशिप बिहेवियर है, कोर्टशिप बिहेवियर, या हम जिसको बोलते हैं कॉल, मेटिंग कॉल जिसको बोलते हैं, तो इन दो स्पीशीज के अंदर जो मेटिंग कॉल्स जो हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग्स के अंदर, ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉग्स का जो मेटिंग कॉल है वो एक अलग तरह का रहता है, और मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक तरह की मेटिंग कॉल्स जो है वो शो करते हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो मेटिंग कॉल्स होती है वो अलग अलग होती है। इसमें एक और आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दो इंडिविजुअल्स के, वो क्या होते हैं? इनकॉम्पैटिबल। दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इनकॉम्पैटिबल होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लो कि एक ये पर्टिकुलर फ्लावर है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है? फ्लावर है ये, ठीक है, ये एक फ्लावर है। इसके लिए एक पर्टिकुलर पोलिनेटर है, इसके लिए पर्टिकुलर पोलिनेटर है, और वो पोलिनेटर, इस फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, इस फ्लावर का जो कलर है वो भी अलग है, इस फ्लावर की जो शेप है वो भी अलग है, एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? मान लो कि एक ये दूसरा फ्लावर जो है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं इसको, कि इस फ्लावर की जो है इसका भी पोलिनेटर अलग है, इसका पोलिनेटर अलग होगा, इसका कलर अलग है, इसका भी कलर अलग है, इसका शेप भी अलग है। शेप किस चीज का? इसके जो पेटल्स हैं उनका शेप अलग है। एक स्पेसिफिक पोलिनेटर आएगा वही उसको पोलिनेशन करवाएगा, या फिर ये अलाउड नहीं करेगा कि इसका जो पोलन ग्रेन है वो उसके ऊपर जाके, उसके साथ जाके फ्यूज करे। तो ये हो गया मैकेनिकल आइसोलेशन। और हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये हो गया पोस्ट जाइगोटिक के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं। एक तो होता है हाइब्रिड इनवाइएबिलिटी, हाइब्रिड इनवाइएबिलिटी, कि हाइब्रिड जो है इसमें जाइगोट की तो फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिजम्स के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज तो कर जाएंगे, जाइगोट भी बना देंगे, दे विल फॉर्म द जाइगोट, बट जाइगोट के बाद जो हाइब्रिड बनेगा, इसमें क्लीवेज वगैरह होने के बाद जो हाइब्रिड है वो सरवाइव नहीं करेगा, वो सरवाइव नहीं करेगा इसका। और दूसरा इसमें जो पार्ट आता है दैट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। द नेक्स्ट पार्ट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसमें क्या होगा? इसमें फ्यूजन भी होगा गैमेट्स का, और इसमें जाइगोट भी बनेगा, और इसके अंदर हाइब्रिड जो है वो सरवाइव भी करेगा। हाइब्रिड क्या करेगा? सरवाइव भी करेगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव पॉइंट क्या है इस हाइब्रिड के साथ? ये हाइब्रिड जो होगा दैट हाइब्रिड वुड बी स्टेराइल।
ये कैसा होगा, ये होगा स्टेराइल। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, जिसको आप लोग खच्चर बोलते हैं, म्यूल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मेयर एंड डंकी। मेयर और डंकी का हाइब्रिड है ये म्यूल, जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है। तो इस केस में क्या होता है, फ्यूजन भी होता है, जाइगोट भी बनता है, हाइब्रिड भी सरवाइव करता है, लेकिन हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल होता है, वो फर्दर अपना नंबर्स जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। और इसमें दूसरा पॉइंट जो था वो क्या, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट के बाद जब ये क्लीवेज वगैरह होके, गैस्ट्रुलेशन वगैरह होके जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो भी हो जाती है, लेकिन वो जो हाइब्रिड जो है वो तैयार हुआ वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो दिस वाज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। अगला टॉपिक जो है दैट इज स्पीशिएशन। स्पीशिएशन से ही हमने शुरू किया था, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम लोग देख चुके हैं, और अब हम देखेंगे स्पेशिएशन की, स्पीसीज की फॉर्मेशन कौन कौन से तरीकों से होती है। नेक्स्ट वन इज द स्पीशिएशन के अंदर टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन, टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन जो है उसके टाइप्स की, स्पीसीज की फॉर्मेशन कैसे होती है। स्पीशिएशन को बोला जाता है कि अगर किसी एंसेस्टर से कोई पर्टिकुलर लीनिएज निकल रहा है और उस लीनिएज के कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिनकी वजह से दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली डाइवर्स हो जाते हैं, मतलब डाइवर्जेंस आ जाता है जेनेटिक वाला इसके अंदर, और ये दोनों जो है वो अलग अलग स्पीसीज की फॉर्मेशन बनती है, अलग अलग स्पीसीज की फॉर्मेशन करती है। तो ऐसे क्या, किस किस तरह से जो स्पेशिएशन जो है वो होता है, स्पेशिएशन के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्पेशिएशन जो है वो मेनली 3 तरह की स्पेशिएशन के हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक। दूसरा है सिंपैट्रिक, और थर्ड वन इज पैरापैट्रिक, पैरापैट्रिक। एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक एंड पैरापैट्रिक। सबसे पहले इन सभी का जो मतलब होता है, एलोपैट्रिक का मतलब, सिंपैट्रिक का मतलब और पैरापैट्रिक का मतलब, वो देख लेते हैं। एलो का मतलब होता है अदर, एलो का मतलब होता है अदर, और पैट्रिक का मतलब होता है पैलेस। पैट्रिक का क्या मतलब होता है, प्लेस। कि ऐसे स्पीशिएशन जो अलग अलग पैलेस पे हुआ है दैट इज एलोपैट्रिक। सिम का मतलब, सिम का मतलब होता है सेम, पैट्रिक का मतलब पैलेस, और पैरा का मतलब होता है बिसाइड। पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, मतलब साथ में। देखते हैं इनमें क्या होता है। ये मान के चलो कि एक पॉपुलेशन है, दिस वन इज ए पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के बीच में एक ज्योग्राफिक बैरियर जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया ज्योग्राफिक बैरियर, ज्योग्राफिक बैरियर। और ज्योग्राफिक बैरियर के आने की वजह से यहां पे क्या होगा कि ये इंडिविजुअल्स जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और ये इंडिविजुअल्स जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके अंदर जो ब्रीडिंग है वो बंद हो गई, जीन का जो फ्लो है आपस में वो रुक गया, जीन फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया, और ब्रीडिंग भी नहीं हो रही है। जो ब्रीडिंग है
वो आपस में जो है वो स्टॉप हो गई। ये वाली ब्रीडिंग खुद तो आपस में कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, जैसे ये और ये कर रहे हैं, ये और ये कर रहे हैं, ये और ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं हो रही है क्योंकि ज्योग्राफिक आइसोलेशन हो गया इस स्पीसीज का, ब्रीडिंग स्टॉप हो गई। अब ये जब आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इनमें से क्या होगा कि एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद इनमें कुछ वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस आने के बाद इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्जेंस आएगा, जेनेटिक डाइवर्जेंस आएगा, और जेनेटिक डाइवर्जेंस आने की वजह से कुछ टाइम बाद इसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनमें स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह के स्पेशिएशन को, जिसके अंदर एक ज्योग्राफिक बैरियर आया, जीन फ्लो स्टॉप हो गया, आपस में ब्रीडिंग बंद हो गई, जेनेटिक डाइवर्जेंस आया वेरिएशन की वजह से, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दोनों के बीच में स्टैब्लिश हो गया, इस तरह से जो स्पीसीज बनती है उसको बोला जाता है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ड्रोसोफिला की फॉर्मेशन। ड्रोसोफिला की कुछ स्पीसीज, ठीक है, ड्रोसोफिला की कुछ स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई कहां? ड्रोसोफिला की कुछ स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई हवाईयन आर्कीपेलागो। हवाईयन जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहां पे ड्रोसोफिला की स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई, वो अलग अलग आइलैंड्स पे हुई, क्योंकि आर्कीपेलागो बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, हवाईयन आइलैंड्स थे, और आइलैंड्स जैसे मान लो इस तरह से आइलैंड्स प्रेजेंट है दूर 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 दूर, तो ये यहाँ पे अलग स्पीसीज है, यहाँ अलग स्पीसीज है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और यहाँ अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे इनमें ज्योग्राफिक बैरियर है, क्योंकि ये आइलैंड है और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है क्या, सी। ठीक है, तो यहां नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई होगी। तो दिस इज द एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। और सिंपैट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है सेम पैलेस के ऊपर नई स्पीसीज का बनना, दैट इज सिंपैट्रिक स्पीशिएशन। देखो मान के चलो ये एक पॉपुलेशन है, ये हो गई, ये एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये हो गए इसके अंदर इंडिविजुअल्स। और अगर इस पैलेस के ऊपर नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, इसका मतलब कि इसके ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर सेम पैलेस और सेम एरिया के अंदर ही क्या हुआ, सेम एरिया के अंदर ही नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई। ये कैसे हुई होगी? देखो ये कैसे हुई होगी, इसका एक एग्जाम्पल है, मैगट फ्लाई। मैगट फ्लाई की दो स्पीशीज बनी है, या मैगट फ्लाई की कुछ स्पीशीज बनी है, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट यूएसए। ये मैगट्स फ्लाई क्या करती थी, एक प्लांट होता था हाथोन, हाथोन एक प्लांट होता था, ये मैगट फ्लाई जो थी वो अपने अंडे देती थी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये अंडे जो थे ये इसके फ्रूट्स को खाते थे और वो मैच्योर हो जाते थे। लेकिन यूएसए के अंदर क्या हुआ, यहां पे एप्पल ट्री इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, एप्पल ट्री, एप्पल ट्री जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवा दिए गए यहां पे। तो एप्पल का जो फ्रूट जो है वो इनके लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस था मैगट फ्लाई के लिए। और दूसरी बात, इनका जो ब्रीडिंग सीजन था, किसका ब्रीडिंग नहीं, फ्रूटनिंग सीजन,
इन दोनों के दोनों फ्रूट्स का जो फ्रूटनिंग सीजन था वो अलग था, फ्रूटनिंग सीजन दोनों का अलग था, फ्रूटनिंग सीजन वो दोनों का डिफरेंट था। किसका? एप्पल का और हाथोन फ्रूट का। ये एक ट्री होता है, स्मॉल कलर के इसमें फ्रूट्स होते हैं, रेड कलर के, स्मॉल रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं। तो अब क्या हुआ, इसका सीजन फ्रूटनिंग सीजन अलग था एप्पल का, और इसका फ्रूटनिंग सीजन अलग था। लेकिन मैगट फ्लाई जो है उसका ब्रीडिंग सीजन फिक्स रहा होगा। कुछ मैगट फ्लाई जो थी उन्होंने किया होगा, इसके ऊपर रिले करना शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से उन मैगट फ्लाई का ब्रीडिंग सीजन भी चेंज हो गया होगा। और अगर ब्रीडिंग सीजन उनका चेंज हुआ तो कुछ ऐसी भी रही होंगी जो केवल इनके ऊपर रिले कर रही होंगी, और फाइनली क्या हो गया होगा कि ये बन गई स्पीसीज एक, और ये अगली वाली जो है वो बन गई स्पीसीज दूसरी। यहां से पे जो रिले कर रही होंगी वो बन गई होंगी स्पीसीज सेकेंड। तो सेम एरिया के अंदर स्पीसीज की फॉर्मेशन, और यहां क्या हुआ होगा, यहां इनका ब्रीडिंग सीजन सेम, यहां पे इनके अंदर ब्रीडिंग जो है, इनके अंदर जो ब्रीडिंग है वो रुक गई, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म आ गया। इनके अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वो डेवलप हो गया। जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डेवलप होता है स्पीसीज के अंदर, तो वहां जो है अब वो वापस से जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर सकती है और वो नई स्पीसीज बन जाती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है, जैसे इस केस में अगर हम बताएं, इस केस में अगर बात करें तो जो हाइब्रिड्स होते हैं, ठीक है, काफी बार क्या होते हैं, जो हाइब्रिड्स होते हैं वो दोनों पॉपुलेशन के साथ क्या करने लग जाते हैं, मेटिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड होते हैं वो दोनों पॉपुलेशंस के साथ मेटिंग करने लग जाते हैं, एक तो इस पॉपुलेशन के साथ और एक इस पॉपुलेशन के साथ, और वो स्पीशिएशन को स्टॉप कर देते हैं, स्पीशिएशन को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो जो हाइब्रिड हैं, मान लो कि ये दोनों पॉपुलेशन जो है वो आपस में क्लोज आई, नजदीक आई, ये दोनों के दोनों पॉपुलेशन, ठीक है, इसके कुछ इंडिविजुअल्स आए, इसके कुछ इंडिविजुअल्स आए, इसने बना दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड इधर चले गए, हाइब्रिड इधर चले गए, अब दोनों फ्रीली इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पॉपुलेशन फिर से वो क्या हो गई, एक जैसी। और जिस एरिया में आके दोनों पॉपुलेशन आपस में ब्रीड करती है और हाइब्रिड का जहां पे फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड जोन। और पैरापेट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है कि मान लो एक पॉपुलेशन है ये, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है और इसके बिल्कुल बगल में एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाए। कैसे? देखो कैसे हो सकती है। इंडिविजुअल्स थे एक्स 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 इन सब के अंदर, ये मान लो इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं और कुछ इंडिविजुअल्स यहां चले गए, यहां का मतलब उनका हैबिटेट चेंज हो गया, उनका हैबिटेट चेंज हो गया या फिर उनका निके चेंज हो गया, उनका हैबिटेट चेंज हो गया, उनका निके चेंज हो गया। अब यहां इस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी कोशिश रहेगी कि ये आपस में ब्रीडिंग करें और इनकी कोशिश रहेगी कि ये आपस में क्या करें, ब्रीडिंग। लेकिन इनकी जो ब्रीडिंग है वो रुक गई, यहां पे ब्रीडिंग स्टॉप। ब्रीडिंग स्टॉप के बाद क्या होगा, ब्रीडिंग स्टॉप होने के बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यहां पे डेवलप हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और फाइनली यहां पे क्या होगा, फाइनली यहां पे दो स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिक फंडा स्पीशिएशन का सेम ही है कि दो पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन
मतलब दो ऐसी पॉपुलेशन जो बिल्कुल जिनका एंसेस्टर बिल्कुल सेम ही था, वो दोनों पॉपुलेशन के बीच में ब्रीडिंग बंद हो जाएगी, आपस में उनके बीच में कोई ब्रीडिंग नहीं होगी। ब्रीडिंग नहीं होने की वजह से क्या होगा, मान लो कि इसके अंदर कुछ क्या हुआ, मान लो ये वाली पॉपुलेशन है और इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गई, और वो वेरिएशन जो है वो धीरे धीरे मतलब मल्टीप्लाई कर रही है, और एक टाइम बाद इनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आने से नया करेक्टर आ गया। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म वेल इस्टेब्लिश्ड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है अब वो नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये है स्पीशीशन। और एक अगला टॉपिक है इसके बाद कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशिएशन में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेशिएशन या इवोल्यूशनरी फोर्सेज which drive evolutionary forces which drive speciation। ठीक है, स्पेशिएशन किन किन फोर्सेज की वजह से होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले म्यूटेशन, सबसे पहले क्या है, म्यूटेशन। उसके बाद सेकंड पे क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। और लास्ट पे क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हो गए तीन फैक्टर्स जो स्पेशिएशन में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी वजह से स्पेशिएशन होता है, वो ये वाले फैक्टर हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम बाद में फिर बात करेंगे किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की और म्यूटेशन की। तो यहां पे आ जाते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सबसे पहले कि ये देखो कि जो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उनके अंदर एलील जो फ्रीक्वेंसी होती है, एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इफ इट फॉलो हार्डी विनबर्ग लॉ। और हम बोले कि अगर ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग लॉ फॉलो करती है या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर ये पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन अगर बात करें हम स्मॉल पॉपुलेशंस की, तो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर सैंपलिंग एरर की वजह से या चांस की वजह से सडन, ठीक है, सडन क्या होता है, सडन चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर, सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह के सडन चेंज किसको, एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी सडन चेंज आता है, उस सडन चेंज को ही बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर सैंपलिंग एरर की वजह से कुछ उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर सडन चेंज आते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो दिस वन इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और स्मॉल पॉपुलेशन आर द मोर वल्नरेबल फॉर द जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट का चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर सैंपलिंग एरर हो सकता है। अब ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सडन होता है, दूसरा रैंडम होता है, और तीसरा डायरेक्शन लेस होता है। तीसरा क्या होता है, डायरेक्शन लेस। जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला जो फैक्टर है उसको कोई लेना देना नहीं होता कि वो जो एलील की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज ला रहा है। पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है।
जैसे इनब्रीडिंग में हमने देखा कि होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ती है इनब्रीडिंग के अंदर और हेटेरोजाइगोसिटी घटती है। यहाँ पे सडन चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर और एक डायरेक्शन लेस चेंज होता है। एलील फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे कि ये एक फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 0 से लेके 1 तक। अगर जेनेटिक अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है इसका मतलब वो जीन जो है वो फिक्स हो गया है। अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब जीन जो है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है। ठीक है। और जहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 आ जाती वहां जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हॉल्ट हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि अब क्या चेंज होगा, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक जो जीनोटाइप है वो फिक्स ही हो चुकी है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, बशर्ते उसके अंदर वेरिएशन की वजह से कोई एडिशनल एलील आ जाए। ठीक है, कोई एडिशनल एलील आ जाए तब ये फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का फैक्टर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चेंज होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर, डायरेक्शन लेस होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो 2 एग्जाम्पल हैं उसकी अगर हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तो होता है बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक अफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो बोटल नेक इफेक्ट और दूसरा होता है फाउंडर इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये पॉपुलेशन है कोई भी, ये कोई भी एक पॉपुलेशन है और ये पहले पॉपुलेशन क्या थी, पहले पॉपुलेशन ये बहुत ज्यादा थी, ये पूरा मतलब पूरे का पूरा कवर्ड था, ये थी पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा थे इस पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन क्या हुआ, कुछ कंडीशंस की वजह से इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स घट के इतने रह गए। ठीक है, इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो है वो घट के इतने रह गए, कम हो गए इंडिविजुअल्स। अब इन इंडिविजुअल्स के अंदर कोई पॉजिटिव एलील भी हो सकता है और इनके अंदर कोई डिलीटेरियस एलील भी हो सकता है। डिलीटेरियस एलील्स का मतलब जो कोई हार्मफुल इफेक्ट शो करे उस पॉपुलेशन के अंदर, इसके अंदर ये हो सकता है। अब इसके अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, अब इस पॉपुलेशन के अंदर इनब्रीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ये आपस में ब्रीडिंग कर करके इस डिलीटेरियस एलील्स का जो नंबर है वो बढ़ा लेंगे। या फिर कोई एक ऐसा एलील, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एलील जो केवल इसी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट था, एलील जेड, और बाकी जो पॉपुलेशन लॉस्ट हो गई उसके अंदर जेड जो था वो नहीं प्रेजेंट था, वो केवल इसमें ही था। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पॉपुलेशन के अंदर इस जीन का अकुमुलेशन होगा और अकुमुलेशन होने की वजह से ये न्यू स्पीसीज बन सकती है। ठीक है, ये न्यू स्पीसीज बन सकती है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट की में बोटल नेक का मतलब क्या होता है कि पहले जो एलील्स थे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें बहुत ज्यादा था तो कुछ इफेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन का नंबर कम हुआ, काफी ज्यादा कम हुआ, तो इसका मतलब एलील जो है इस बोतल की नेक में से निकल सकते हैं। इसका मतलब कि एलील्स के अंदर चेंज हो सकता है, कुछ एलील्स इस पॉपुलेशन के अंदर ही रहे होंगे। वो चाहे अब डिलीटेरियस एलील्स हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे वो जो भी कर रहे हो, चाहे वो कोई ऐसा करेक्टर जो है उसको डेवलप कर रहे हो जो रिसेसिव करेक्टर है, लेकिन बोटल नेक इफेक्ट ये वाला होता है। दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फाउंडर इफेक्ट। द सेकेंड वन इज फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर
इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, मान लो एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसके कुछ मेंबर्स, इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स ने एक छोटी सी पॉपुलेशन बना ली। फाउंडर इफेक्ट में क्या हुआ कि कुछ मेंबर्स एक पॉपुलेशन से जाके दूसरे जगह पे चले गए और उन मेंबर्स को बोला गया क्या, फाउंडर मेंबर्स। फाउंडर मेंबर्स, ये चले गए फाउंडर मेंबर एक दूसरी जगह पे। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एलील्स ये वाले इंडिविजुअल्स लेके चले गए हों जो केवल इन्हीं इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर कि कुछ ऐसे एलील्स जो बाकी की पॉपुलेशन में तो प्रेजेंट थे लेकिन इनमें प्रेजेंट नहीं थे, कोई वो एलील को छोड़ के चले गए हों। तो अब इनके अंदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसके अंदर अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग एलील्स डेवलप होगा और इसके अंदर अलग एलील की फ्रीक्वेंसी सेट होगी और उसके अंदर अलग एलील की फ्रीक्वेंसी सेट होगी। फ्रीक्वेंसी सेट हुई, वेरिएशन जो थी उसमें थी क्योंकि उसमें एलील अलग है। फर्दर क्या हुआ, फर्दर आपस में वो ब्रीडिंग करेंगे और इन ब्रीडिंग कर करके उस एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये लोग बढ़ा लेंगे और फाइनली क्या होगा, फाइनली यहां पे न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो सकती है। So this was the जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी दो एग्जाम्पल हमने देखे। फर्स्ट इज बोटलनेक इफेक्ट, इसको जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और सेकंड इज द फाउंडर इफेक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट था, मैंने आपको बता दिया कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है और बोटलनेक इफेक्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर सडन चेंज जो आता है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि हमने डार्विनिज्म के अंदर पढ़ा था कि नेचर सेलेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से थोड़ा सा अलग होता है। मैं यहीं पे ही मेंशन कर देता हूं नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैसे अलग होता है। यहां पे लिख देते हैं नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक सडन प्रोसेस नहीं है, दिस इज ए नॉट ए सडन प्रोसेस, अचानक से नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो रैंडम भी नहीं है, और नेचुरल सिलेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि नेचर उसी को ही सेलेक्ट करेगा, नेचर उसी को ही सेलेक्ट करेगा जो उस एनवायरमेंट के अंदर फिट बैठेगा। तो नेचर विल सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म हु विल वेल अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सडन नहीं होता और उसकी एक डायरेक्शन होती है नेचुरल सिलेक्शन की, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसमें कोई पर्टिकुलर एलील, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो बेनिफिशियल हो, अगर वो लॉस्ट हो गया तो हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन ये वाला हो गया। उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन जैसा कि आप लोग पढ़ते हो, म्यूटेशन सडन, स्टेबल और इनहेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन सडन होता है, ठीक है, म्यूटेशन सडन होता है, इनहेरिटेबल होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जो आती है इसी की वजह से ही आती है। तो म्यूटेशन जो है वो भी एक स्पीशीएशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेचुरल सिलेक्शन हो गया और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीएशन एंड फैक्टर्स विच इफेक्ट इन स्पीशीज फॉर्मेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एलील फ्रीक्वेंसीज, ये सब के बारे में यहाँ तक हो गया है। और ऑलमोस्ट इवोल्यूशन का पार्ट जो है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्लाइड बायोलॉजी, और उसमें भी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, और उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, हॉर्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, और फर्दर
एनिमल फिजियोलॉजी की तरफ हम लोग मूव करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए